पिछला आंदोलन चल रहा था उसमें 3 कृषि कानून रद्द करो और एमएसपी गारंटी कानून बनाओ। ये 2 हमारी मेजर मांगे थी कि अभी 3-4 दिन पहले भारत के 104 नौजवान जो मजबूरी में रोजगार के लिए जो अमेरिका गए थे, उनको हाथों में बेड़ियां बांध के, पैरों में बेड़ियां बांध के उनको अपमानित करके भेजा गया। सबको दुख हुआ होगा। आर्थिक तौर पे उनको नुकसान तो हुआ ही हुआ, उनका इज्जत का भी उनको एक टारगेट किया गया। इज्जत को 50 लाख 60 लाख रुपया खर्च करके वो वहाँ पे गए थे। जंगलों में, पनामा के जंगलों में सारी मुश्किलों का हालात का सामना करते हुए वहाँ पे गए थे। क्योंकि हमारी सरकारें, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कोई ये कहे भाई ये तो सिर्फ मोदी सरकार को टारगेट करते, नहीं। मोदी सरकार भी, इससे पहले मनमोहन सिंह सरकार भी, उससे पहले वाजपेयी सरकार भी, उससे पहले की सरकारें भी, नरसिम्हा राव की सरकार भी, सारी सरकारों ने, हमारी सरकारें नारों में तो कहती हैं आत्मनिर्भर भारत, हमारी सरकारें कहती है मेक इन इंडिया, लेकिन ग्राउंड पे वो कहीं कुछ नहीं है। किसानों के लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं है, वो किसानों के लिए तो बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी मोजाम्बिक में जाके कहते हैं कि भाइयों बहनों, मोजाम्बिक के किसानों, आप दाल की खेती करो, हम जिम्मेदारी देते हैं, एक दाल हम सारी खरीद देंगे, हम आपको इक्विपमेंट भी देंगे, सारी चीजें देंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे। आप वही बात अपने किसानों को क्यों नहीं कह देते? आप यहाँ के किसानों की वोट लेके प्रधानमंत्री बने हैं या मोजाम्बिक के किसानों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है? लोगों को शहरों की तरफ पलायन करना पड़ा। जब शहरों में भी जॉब नहीं मिली तो अमेरिका और देशों में, कनाडा में और देश, तो आपको खेती को मजबूत करना पड़ेगा। खेती ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो लोगों को पूर्ण रोजगार दे सकती है। कि 2022-23 में सिर्फ 1 साल में जिस एमएसपी का वादा सरकार ने किसानोों के साथ किया था, वो एमएसपी ना मिलने की वजह से और अचानक से इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित पॉलिसियां बदलने की वजह से कॉर्पोरेट के हित में सिर्फ 1 साल में 14,78,000 करोड़ रुपए का भारतीय किसानों को नुकसान हो गया। साल पूरा होने पे 4 साल का अगर हम जोड़ के देखें तो उसमें से भी 1 लाख करोड़ रुपया वापस उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया। जबकि बहुत सारे एस्टीमेट ये कहते हैं 25 से 30 हजार करोड़ रुपया के सालाना खर्चे पे तो एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा। तो उस 1 लाख करोड़ में तो एमएसपी गारंटी कानून बन जाता। किसान आंदोलन को लेकर ये वीडियो काफी एक्सक्लूसिव होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, युवा किसान नेता अभिमन्यु कुहार। आज इनसे जानेंगे कि आखिर एमएसपी की लीगल गारंटी देश के किसानों को कब मिलेगी, आमरण अनशन जो है डलेवाल जी का आखिर वो कब खत्म होगा, और किसान आंदोलन जो 1 वर्ष पूर्ण हो चला है, 2.0 जो किसान आंदोलन है, खनौरी बॉर्डर से पूरी बातचीत आप सभी दर्शकों के लिए है। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर किसान की चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहला प्रश्न आपसे मैं ये करूंगा कि ये जो एमएसपी की पूरी मांग है, क्या लगता है, लगातार हमने बीते दिनों से आंदोलन देखते जा रहे हैं, कभी किसान किसी बॉर्डर पर बैठते हैं, कभी किसान कहीं बैठते हैं, लेकिन आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि 3 कृषि कानून, काले कानून वापस लिए गए, लेकिन फिर से एक बार दोबारा से मांग उठ गई है एमएसपी लीगल गारंटी की, और वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो क्या लगता है आपको, एक बार शुरू से हमारे दर्शकों को समझाना चाहें तो? देखो अंकित भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जैसे नौजवान पत्रकार हैं, वो सारी चकाचौंध को छोड़ के जो किसानों के मुद्दे हैं उसके लिए आप अपना शहरी जीवन छोड़ के ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए आपका विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक आपकी बात है कि भाई अब एक नया मुद्दा आ गया, आपने कहा अपने प्रश्न में। देखिए, एमएसपी गारंटी कानून नया मुद्दा नहीं है। जो पिछला आंदोलन चल रहा था उसमें 3 कृषि कानून रद्द करो और एमएसपी गारंटी कानून बनाओ, ये 2 हमारी मेजर मांगे थी। और आप देखिए, मैं आज के जब परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ मुझे बड़ा दुख होता है। सबको दुख हुआ होगा, आपको भी दुख हुआ होगा कि अभी 3-4 दिन पहले भारत के 104 नौजवान जो मजबूरी में रोजगार के लिए जो अमेरिका गए थे, उनको हाथों में बेड़ियां बांध के, पैरों में बेड़ियां बांध के उनको अपमानित करके भेजा गया। सबको दुख हुआ होगा। आर्थिक तौर पे उनको नुकसान तो हुआ ही हुआ, उनका इज्जत का भी उनको एक टारगेट किया गया, उनकी इज्जत को भी 50 लाख 60 लाख रुपया खर्च करके वो वहाँ पे गए थे। जंगलों में, पनामा के जंगलों में सारी मुश्किलों का हालात का सामना करते हुए वहाँ पे गए थे और उनको इस तरीके से अपमानित करके भेजा गया। लेकिन उसका तो ब्लैक एंड व्हाइट में हमने एक शो भी देखा, उसमें ये बताया गया है कि वो तो गलत तरीके से गए थे ना। देखो, मैं उसी सवाल पे आता हूँ, आपकी बात पे जी। सवाल ये है कि वो वहाँ पे गए क्यों? वो इसलिए गए क्योंकि हमारी सरकारें, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कोई ये कहे भाई ये तो सिर्फ मोदी सरकार को टारगेट करते, नहीं। मोदी सरकार भी, इससे पहले मनमोहन सिंह सरकार भी, उससे पहले वाजपेयी सरकार भी, उससे पहले की सरकारें भी, नरसिम्हा राव की सरकार भी, सारी सरकारों ने भारत में रोजगार पैदा नहीं किए। रोजगार देने में ये पूरे तरीके से विफल हो गए। बेरोजगारी चरम पे है देश में। और सबसे खतरनाक बात, जब से 1990 के दशक में, 94 में गैट के बाद, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के बाद, जब उसको WTO के AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में वो तब्दील हो गया, उसके बाद से खेती को लगातार घाटे का सौदा बना दिया गया।
और WTO की नीतियां लागू की जाने लगी। हमारी सरकारें नारों में तो कहती हैं आत्मनिर्भर भारत, हमारी सरकारें कहती हैं मेक इन इंडिया, लेकिन ग्राउंड पे वो कहीं कुछ नहीं है। किसानों के लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं है, वो किसानों के लिए तो बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी मोजाम्बिक में जाके कहते हैं कि भाइयों बहनों, मोजाम्बिक के किसानों, आप दाल की खेती करो, हम जिम्मेदारी देते हैं, एक दाल हम सारी खरीद देंगे, हम आपको इक्विपमेंट भी देंगे, सारी चीज़ें देंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे। आप वही बात अपने किसानों को क्यों नहीं कह देते? आप यहाँ के किसानों की वोट लेके प्रधानमंत्री बने हैं या मोजाम्बिक के किसानों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है? तो ये जो एक खेती को लगातार जो घाटे का सौदा बनाया गया अंकित भाई, उसकी वजह से लोग बेरोजगार हो गए, लोगों को शहरों की तरफ पलायन करना पड़ा। जब शहरों में भी जॉब नहीं मिली तो अमेरिका और देशों में, कनाडा में और देशों में, फ्रांस में, जर्मनी की तरफ उनको पलायन करना पड़ा। तो अगर उनका पलायन रोकना है तो आपको खेती को मजबूत करना पड़ेगा। खेती ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो लोगों को पूर्ण रोजगार दे सकती है। मैं आपको एक छोटा सा डाटा दूं, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट 36 अमीर देशों का संगठन है। कुछ दिन पहले वो अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 2022-23 में सिर्फ एक साल में जिस MSP का वादा सरकार ने किसानों के साथ किया था, वो MSP ना मिलने की वजह से और अचानक से इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित पॉलिसियां बदलने की वजह से कॉर्पोरेट के हित में सिर्फ एक साल में 14,78,000 करोड़ रुपए का भारतीय किसानों को नुकसान हो गया। उसकी पूर्ति कौन करेगा? क्या हमारे देश की सरकारों की वो जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? क्या हमारे देश के जो मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? और सबसे हैरानी की बात यह है कि अगर पिछले 4 सालों की बात करें, जितना बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कृषि मंत्रालय को अलॉट किया, साल पूरा होने पे चारों साल का अगर हम जोड़ के देखें तो उसमें से भी 1 लाख करोड़ रुपया वापस उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया। 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपया तो वो वापस भेज दिया जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खेती मंत्रालय को दिया था, भाई किसानों की भलाई के लिए लगा लो। खर्च नहीं कर पाए, 1 लाख करोड़ रुपया उल्टा भेज दिया। जबकि बहुत सारे एस्टिमेट ये कहते हैं 25 से 30 हजार करोड़ रुपया के सालाना खर्चे पे तो MSP गारंटी कानून बन जाएगा। तो उस 1 लाख करोड़ में तो MSP गारंटी कानून बन जाता। लेकिन ये तो ये कहते हैं, बड़े जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो ये बताते हैं कि अगर MSP लीगल गारंटी दे दी तो सरकार कर्ज में डूब जाएगी, सरकार पे भार इतना आ जाएगा। मैं उसी चीज पे आता हूँ आपकी बात पे, लेकिन मैं उस पहली वाली बात को कंक्लूड कर दूं तो खेती को फायदे का धंधा बनाना पड़ेगा। खेती को फायदा का धंधा बनाने के लिए जरूरी है स्वामीनाथन आयोग का C2+50% फार्मूला लागू करो और MSP पर फसलों की खरीदी गारंटी का कानून बनाओ। अब बात आ गई आपके जो आपने सवाल किया कि भारत कर्ज में डूब जाएगा। पहला सवाल मेरा ये है कि पार्लियामेंट के अंदर सरकार ने स्वीकार किया 2022 के आखिर में, दिसंबर 2022 में, कि 8 सालों में बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का 14,56,226 करोड़ रुपया NPA कर दिया गया। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हिंदी में बोले बट्टे खाते में डाल दिया। लेकिन बट्टे खाते में डालने का मतलब क्या होता है कि अपनी बुक से वो मिटा दिया। जब बुक से ही मिट गया तो फिर पैसे कौन लौटाएगा उल्टे? तो एक तरीके से 14,56,226 करोड़ रुपए का कर्जा उनका माफ कर दिया गया। अच्छा, ये तब भारत कर्जे में नहीं डूबा क्या? बिल्कुल। तब भारत को आर्थिक तौर पे कोई नुकसान नहीं हुआ क्या? एक बात। दूसरी बात, देखिए, अगर मैं आपको गेहूं का एग्जांपल देता हूं, मैंने बहुत कम प्लेटफॉर्म्स पे अभी ये जानकारी साझा करी होगी। हमारी रिसर्च टीम ने थोड़ा वर्क किया और उन्होंने एक डाटा निकाला। साल 2022-23 की बात करें, भारत में गेहूं का जो टोटल प्रोडक्शन था वो 1105 लाख मीट्रिक टन था। उसमें से 261 लाख मीट्रिक टन FCI ने खरीद लिया, प्रोक्यूर कर लिया। 36.34% वो फार्म टू फैमिली कंजम्पशन में यूज हो जाता है, मतलब अपने घर में ही यूज होता है, क्योंकि किसान के घर में भी तो उसका परिवार है ना, अपने पशुओं के लिए भी इस्तेमाल करना पड़ता है, सारी चीज़ें होती हैं, अगले साल बिजाई के लिए भी रखना पड़ता है। तो 36.34% उसका फार्म टू फैमिली कंजम्पशन में आ गया। 9.61% और दूसरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उन्होंने खरीद लिया। ये सारी चीज़ें देखने के बाद 334 लाख मीट्रिक टन बचता है। उसमें से भी बहुत सारे एस्टिमेट ये कहते हैं केवल 15 से 20% ही MSP से नीचे जाता है। तो आप केवल गेहूं पे भी देखेंगे तो मात्र 8 से 10 हजार करोड़ रुपए के सालाना खर्चे पे MSP गारंटी कानून गेहूं के लिए सुनिश्चित हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस रिसर्च में निकल के आई वो ये थी कि भारत सरकार ने जितना प्रोक्यूर किया उसमें से 71.04 लाख मीट्रिक टन आगे जाके ई-ऑक्शनिंग के माध्यम से बेच दिया। और ई-ऑक्शनिंग की पहली शर्त क्या थी कि भाई जो पहली बोली होगी वो MSP या MSP से ऊपर होगी, यानी सरकार ने उस 71.04 लाख मीट्रिक टन को बेच के कमाई करी है। तो ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब गैर जरूरी बातें हैं। कर्ज में डूब जाएगा, फलाना हो जाएगा, दिखना हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर मान लो किसान के पास MSP गारंटी कानून बनने के बाद 50,000 रुपये ज़्यादा चला गया किसान के पास, वो 50,000 रुपये स्विस बैंक में तो जमा कराएगा नहीं। 50,000 रुपया बड़े बड़े पूंजीपतियों की तरह कहीं संदूकों में दबा के तो रखेगा नहीं,
कई सोफ़ों के अंदर तो चोरी से रखेगा नहीं, उस 50,000 रुपये से क्या करेगा, वो अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ लाएगा, छोटे बच्चे होंगे साइकिल दिलाएगा, अच्छे उनको कपड़े दिलाएगा, यानी वो 50,000 रुपया मार्केट में जाएगा। जो 50,000 रुपया मार्केट में जाएगा तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनियां, वहां पे लोगों को रोजगार और ज्यादा मिलेगा। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो आज मिडिल इनकम ट्रैप में फंसी हुई है, उस मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकलेगी और देश का बिल्कुल संपूर्ण तरीके से विकास होगा। मौजूदा समीकरण जो है एमएसपी की लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं लीगल गारंटी की, तो आपको समीकरण क्या लग रहे हैं? 14 फरवरी की जो बैठक होनी है या उसके अलावा भी जो मौजूदा हालात हैं, ये सरकार क्या आपकी सुनने को तैयार है? कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री बदले गए हैं, सरकार बदली, बजट आया, तो आपको क्या लगता है ये सरकार आपकी सुनने के मूड में है या अभी एक तरफा ही बात चल रही है? एक निवेदन करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो आज बात सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने भी कही है कि 20 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी पहली बार संसद में गए थे, तो वो संसद की सीढ़ियों पे लंबे लेट गए थे, नतमस्तक हो गए थे और कहा था कि संसद धार्मिक स्थलों की तरह मेरे लिए पूजनीय है। उसी संसद की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने कुछ दिन पहले, जिसमें सभी पार्टियों के एमपी हैं, मेजॉरिटी एमपी बीजेपी के हैं, 31 के 31 सांसदों ने सर्वसम्मति से अपनी रिपोर्ट दे दी कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। उसने 5 वॉल्यूम में रिपोर्ट दी। पहली वॉल्यूम के पेज नंबर 54 पे पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। हम तो सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस संसद को आप धार्मिक स्थलों की तरह पूजनीय बताते थे, कहते थे कि संसद सबसे ऊपर, और हम भी मानते हैं, संवैधानिक तौर पे हमारे देश में संसद से ऊपर कोई संस्था है ही नहीं, कोई राजनेता संसद से ऊपर नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी संसद से ऊपर नहीं है, कोई प्रधानमंत्री संसद से ऊपर नहीं है, कोई विपक्ष का नेता संसद से ऊपर नहीं है, संसद सर्वोपरि है। तो जब उस संसद की कमेटी ने, जिसमें सभी पार्टियों के एमपी, उसने कह दिया एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए, तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना है कि उस संसद की भावना को वो सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे, किसानों की मन की भावना का सम्मान वो करेंगे या नहीं करेंगे। हम तो एक ही बात कहते हैं, मोदी जी, सैकड़ों बार से अधिक बार आपके मन की बात सुन ली इस देश के लोगों ने, अब इस देश के लोगों की भी मन की बात सुन लीजिए, इस देश के लोगों की भी दिल की बात सुन लीजिए, इस देश के किसानों के मन की बात भी सुन लीजिए और इस देश के किसानों पर रहम कीजिए और एमएसपी गारंटी कानून बनाइए ताकि देश के किसानों की आत्महत्या बंद हो सके। बिल्कुल, मन की बात सुननी पड़ेगी। अगर बात करें संगठन की, किसानों के लिए बार बार बोला जाता है किसान की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई समुदाय नहीं, लेकिन इस बार जब हम 2025 में खड़े हैं तो किसान आंदोलन को लेकर तमाम बातें होती हैं कि सारे किसान संगठित नहीं है। 42 के आसपास कुछ ऐसे किसान संगठन हैं जिनको लिस्टेड माना जाता है, और इस बार भी लगातार आपके इस किसान महापंचायत से पहले भी हमने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपके माध्यम से भी सुनी, जिसमें ये बताया गया कि आपस में आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिस कारण से मुझे लगता है कि सरकार ये समझती है कि इनमें आपस में मिसकम्युनिकेशन है या ये खुद ही इतने संगठित नहीं है कि अपनी बात को मनवा सकें, क्योंकि एकता में शक्ति मानी जाती है। अगर किसान संगठित होकर पूरे देश में सभी प्रदेशों में ये आंदोलन चलाएंगे या संगठित होकर अपनी बात कहेंगे तो अलग बात है। राकेश टिकैत महाकुंभ चले जाते हैं या राकेश टिकैत अलग तरीके से बात करते हैं, सरकार के सुर में सुर मिलाते हैं, और उनको लेकर तो कई बातें ऐसी कही जाती हैं, फिर चाहे सरवन सिंह पंडेर हो, चढ़ूनी हो, सबकी अलग अलग राय मानी जाती है। लेकिन अभिमन्यु कुहार अभी भी डल्लेवाल जी के साथ खड़े हुए हैं और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और उनको आगे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? तमाम दर्शक ये जानना चाहेंगे क्योंकि किसानों की बातें यहाँ पर नहीं मनती हुई दिख रही हैं। देखो, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं है, पूरे देश के किसान एकजुट हैं। जिन किसानों को ये लगता है कि लखीमपुर खीरी के घायलों और शहीदों को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, वो एकजुट है। जिनको लगता है कि एमएसपी गारंटी कानून बनवाना जरूरी है, वो सारे एकजुट हैं। लखीमपुर खीरी का तो टिकैत ने खेल बिगाड़ दिया था ना। लेकिन नहीं, मैं आता हूँ उस बात पे। और जो आपने कहा पंधेर साहब, जो केएमएम के लीडर हैं, वो पूरे तरीके से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के साथ एकजुट हैं। तो हमारे दोनों फॉर्मों में किसी तरह की कोई दिक्कत ना तो आई और परमात्मा की वाहिगुरु की कृपा से ना आगे कभी आएगी। ये जो बॉन्ड है ये फेविकॉल की तरह पूरे तरीके से मजबूत है। अब आपने एक लीडर का जिक्र किया, चलो मैं तो उनके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे दोनों फोरमों ने तय कर रखा है कि भाई हम कोई भी गैर जरूरी टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई उनके साथ नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो या सरकार किसी और की भी हो। तो हमारी लड़ाई सरकारों की गलत नीतियों के खिलाफ है, तो हम उसी चीज़ पे अपना हम पूरा फोकस कर रहे हैं। और बाकी वो जो कहते हैं, जो वो करते हैं, उसका जवाब तो मुझे लगता है कि बेहतर ढंग से वही दे पाएँ तो अच्छा होगा। मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि उनके जो पिताजी रहे हैं स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी, वो एक बड़ा नाम रहे हैं।
और उनके बड़े नाम के साथ साथ बड़े काम भी रहे उनके हैं। दत्तक पुत्र तो सरदार वीएम सिंह माने जाते हैं, लेकिन आजकल वीएम सिंह भी आप लोगों से अलग राह पे चल पड़े हैं। नहीं देखो, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी के बड़ा नाम भी रहा और बड़े काम भी रहा, उनका हम सत्कार करते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा, जो उनके बेटे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उनको प्रयास करना चाहिए कि वो जाने अनजाने में कोई एक भी ऐसा कार्य ना करे, जाने अनजाने में वो एक भी ऐसा बयान ना दे जिससे उनके पिताजी के सत्कार पे, सम्मान पे थोड़ी सी भी आँच आए। ऐसा कोई भी बयान उनको नहीं देना चाहिए। बाकी देखो, मैं अपने फोरम के रूल रेगुलेशन से बंधा हुआ हूँ और हमने जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के सानिध्य में पिछले 9 साल से कार्य कर रहे हैं। तो जब सारे साथियों की भावना हमारे ये है दोनों फोरमों की कि हम कोई टोका टिप्पणी नहीं करेंगे, तो मैं उस विषय पे कोई टोका टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन ये मैं जरूर कह दूं, बात हमारे पास भी बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन अभी हम कहेंगे नहीं, अब हम पूरा ध्यान आंदोलन पे लगा रहे हैं। किसानों का एक तबका है जो लगातार मोदी सरकार को पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, कहता है कि इतनी सरकारों ने, बीती सरकारों ने तो कुछ नहीं किया, कम से कम मोदी कुछ कर तो रहा है। चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि हो, तमाम ऐसी योजनाएं हो, किसानों की प्रोसेसिंग यूनिट की बात लगानी हो, ड्रोन दीदी हो, और लाल किले की प्राचीर से जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ावा देने की बात हो, यूरिया डीएपी की सब्सिडी की बात हो। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी पार्टी है देश के अंदर, हालांकि सबसे बड़ी केंद्रीय पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का सफाया हो चुका है, तो दिल्ली में भी अब दिल्ली की तख्त पर भी वो लोग विराजमान हैं। तो क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टी है देश में कि वो किसानों की सुध ले सकती है? क्या वाकई में देश के जो प्रधानमंत्री हैं, देश के कृषि मंत्री मौजूदा शिवराज सिंह चौहान, वो वाकई किसानों के हितैषी हैं, या अभी उनको और भी होमवर्क करने की ज़रूरत है जिससे कि किसान उनसे खुश हो सके? देखो, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसानों की हितैषी नहीं है। यही हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना रही है। जब ये विपक्ष में होते हैं ना, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जब बीजेपी वाले विपक्ष में थे तो इनके लेख हैं, WTO का विरोध करो, WTO को क्विट करो, लेकिन सत्ता में आने के बाद तो बात ही नहीं करते। जब कांग्रेस आज जो कह रही है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, MSP गारंटी कानून बनाओ, 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इन्हीं के राज्य में तो आई थी। 2014 तक ये सत्ता में रहे, इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करी। तो देश की सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां विपक्ष में होती हैं कुछ और बोलती हैं और सत्ता में होती हैं 180 डिग्री का यूटर्न ले जाती हैं। सरकार हमेशा आंदोलनकारियों को तोड़ने का प्रयास करती है, चाहे वो अंग्रेजों के ज़माने से ले लें, चाहे अब ले लें। आपका प्लान बी क्या है अगर आपको इस बार भी तोड़ने का पूरा प्रयास किया जाता है? हालांकि डल्लेवाल जी को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कुछ ना हो, वो हमारे बीच हमारे एक बुजुर्ग किसान नेता हैं, काफ़ी सारा उनको अनुभव है, तो उनके अनुभव से हम चाहेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी सीखे। खुदा ना खास्ते अगर कुछ उनको होता है, और इस आंदोलन को आपको कहाँ तक ले जाने की तैयारी? क्योंकि आज हमने देखा कुछ अर्धनग्न यहाँ पर किसान थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि MSP भी चाहिए लेकिन डल्लेवाल जी भी चाहिए। तो आपका प्लान बी क्या है? कि आप दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं? यहाँ पे जो इंतजामात हैं देखो, उसको आप और अपग्रेड करने के लिए देखो, प्रयास? जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हमेशा एक बात कहते हैं कि भाई जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी ज़मीनों को बचाने की, ज़मीन किसके लिए बचानी है? ज़मीन अगली पीढ़ी के लिए बचानी है, नौजवानों के लिए बचानी है। अगर हमारे आंदोलन के किसी तरीके में उन नौजवानों का ही नुकसान हो गया तो उस ज़मीन को बचा के फिर हम क्या करेंगे? क्या उसको अपने सर पे मारेंगे हम? तो नौजवान भी बचाने जरूरी है, ज़मीन भी बचानी जरूरी है। इसीलिए जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने ये कहा कि भाई जो रास्ता है वो सत्याग्रह का है, नुकसान हो जाएगा, मुझे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नौजवानों को नुकसान नहीं होने देना चाहता। तो कोई प्लान B, C, D कुछ नहीं है, हमारा एक ही प्लान है। किसान तो देखो, अब ये गेहूं की फसल बो रखी है, जब नवंबर में, दिसंबर के शुरुआत में या नवंबर में ही लगा लो, तो एक आधा 2% 4% होते हैं जो दिसंबर के पहले सप्ताह में बिजाई करते हैं, नहीं तो नवंबर में ही ये बिजाई हो गई थी। जब उस किसान को पता थोड़ी था कि कितनी मेरी पैदावार होगी, कितनी नहीं होगी, पैदावार होगी भी या नहीं होगी, क्या पता जब फसल पक के तैयार हो तो अचानक से ओलावृष्टि हो जाए, उसी से नुकसान हो जाए, ये भी हो सकता है। वो बस अपना कर्म करता है। हो सकता है बीमारी भी आ जाए कोई, परमात्मा ना करे। तो वो अगर ये सोच के चलने लग जाए कि भाई ऐसा हो गया तो मैं प्लान B करूंगा, ऐसा हो गया प्लान C करूंगा, फिर तो खेती होगी ही नहीं, फिर तो देश भूखा मर जाएगा। तो किसान का एक ही प्लान है, MSP गारंटी कानून चाहिए, और परमात्मा वाहिगुरु की कृपा से जो 14 तारीख को मीटिंग होगी उसमें तथ्यों सहित सरकार की एक एक बात का जवाब दिया जाएगा।
सरकार के एक सवाल का जवाब दिया जाएगा और तथ्यों सहित हमने फुल प्रूफ तैयारी करने का प्रयास किया है। सारे समाज के आशीर्वाद से और उस परमात्मा ईश्वर की कृपा से अच्छे तरीके से बात आप रखते हैं। देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप युवा किसान नेता हैं, आप खुद भी खेती किसानी के बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि तमाम बीते वर्षों में हमने देखा, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हों, उन्होंने शहरों की ओर पलायन किया, शहरों से लोग विदेश चले गए, गांव खाली रह गए, गांव के मकानों में ताला पड़ गया। हालांकि अब जो खेती किसानी के प्रति या जैविक खेती कह लीजिए या देसी गायों के गौपालन की बात जब होने लगी है, तो तमाम IIT IIM वाले एलुमनाई वापस आ रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनी खोल रहे हैं, MNC कंपनी खोल रहे हैं। या फिर आम किसान, अगर उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? आम किसान के बच्चे को जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है शहर में जाके, लेकिन अपने खेत में नहीं जाना चाह रहा, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो सबसे पहले मैं नौजवानों को 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। अधिकार मांगना ठीक है, मांगने चाहिए अधिकार, लेकिन जब हम अधिकार मांगते हैं तो हमें जिम्मेदारी निभाने को पहले तैयार रहना चाहिए। खाली अधिकार मांगेंगे कुछ नहीं होगा। जो चीज़ हम मांग रहे हैं उस चीज़ के लिए संघर्ष हम कितना कर सकते हैं, उसके लिए हम कुर्बानी किस लेवल तक जाके दे सकते हैं, सबसे पहली बात महत्वपूर्ण ये है, एक बात। और देखो, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा नौजवानों को, अगर निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे तो ही रिजल्ट आएगा। अगर स्वार्थ कहीं घुस गया तो फिर वो सेवा नहीं रहेगी, फिर वो तो एक लालच का एक तरीका हो गया। निस्वार्थ भाव से काम करोगे, परमात्मा इतना देगा आपको जितना आपने सपने में नहीं सोचा होगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, मजबूती से कार्य करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जैसा हमारे बुजुर्ग हमें देश, हमारा समाज सौंप के गए हैं, उससे बेहतर देश और समाज हम अगली पीढ़ी को सौंप के जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज हमारे साथ आप इस पूरी चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। लगातार किसान आंदोलन की हर पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।